नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड को लेकर ब्रिटेन की नीति की। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की चर्चा के केंद्र में इस बार कोविड महामारी है। दुनिया में इस महामारी के खिलाफ एकजुटता की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर कोरोना विरोधी वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन का रुख सवाल खड़े करने वाला है। कोविड शील्ड को मंजूरी देने के मामले में ब्रिटेन ने पहले आनाकानी की, लेकिन भारत का दबाव काम कर गया। ब्रिटेन ने आखिरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड को अपने नए यात्रा नियमों में मान्यता दे दी, लेकिन इसके साथ एक पेंच फंसा दिया। अभी भी ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को क्वारंटीन रहना अनिवार्य है। ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव करते हुए कोविड शील्ड को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण जमीनी स्तर पर भारतीय यात्रियों के लिए कोई खास बदलाव नहीं होगा। ब्रिटेन सरकार ने 18 सितंबर को नियम जारी किया था कि अगर आप अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में या संयुक्त अरब अमीरात, भारत, तुर्की, जॉर्डन, थाईलैंड और रूस में वैक्सीनेट हुए हैं तो आपको ब्रिटेन में अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा और ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटाइन होना होगा और टेस्ट कराने होंगे। आखिर क्यों ब्रिटेन ने ऐसा किया है? आज की चर्चा में ब्रिटेन की वैक्सीन नीति भेदभाव वाली क्यों है? कोविड शील्ड मंजूर लेकिन सर्टिफिकेट मंजूर नहीं, आखिर क्यों? कोविड शील्ड ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का भारतीय वर्जन पर ऐसा रवैया क्यों? कितना काम आया भारत का दबाव और अब इस मसले पर क्या होगी आगे की राह? हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुमित अग्रवाल जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, पूर्व राजदूत हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और डॉक्टर श्री राम चौलिया जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ यूनाइटेड किंगडम से सीधे जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ब्रिटेन का ये रवैया क्यों है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे जितेंद्र नाथ मिश्रा जी से। जितेंद्र नाथ जी, अगर मैं बात करूं इस पूरे मामले की कि आखिर ब्रिटेन ने ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किया है? एक तरफ पूरी दुनिया एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लामबंद होने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ब्रिटेन भारत की वैक्सीन को लेकर, कोविड शील्ड को लेकर इस तरह का रवैया क्यों अपना रहा है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें निमंत्रण दिया है आज यहाँ इस मंच पर। इसमें फ़र्क इसलिए है कि एक शक्तिशाली देशों का एक खेल है, उनके बीच में एक टसल चल रहा है जी, जूझ रहे एक दूसरे से एक तरफ। मतलब ये रणनीति के खेल है। क्यों है? इसका मतलब ये है कि आपने जो कोविशील्ड, आप न भूलें कि कुछ ही महीनों पहले, पिछले वर्ष, आपने भारत को से मांगा था 5 मिलियन डोजेस कोविशील्ड। अच्छा, आपके डॉक्टर फिन जो एक्सपर्ट हैं वैक्सीन के, उन्होंने कह दिया कि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड बिल्कुल एक ही वैक्सीन है, कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो उस वैक्सीन को NHS सिस्टम, उनका जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है, उसके तहत उन्होंने वो वैक्सीन ब्रिटिश लोगों को दिया। उसका क्या असर हुआ? कोई बुरा असर तो नहीं हुआ जी। तो वही वैक्सीन, क्या मनुष्य और मनुष्य में फ़र्क है सर? भारतीय और ब्रिटेन के लोगों में फ़र्क तो नहीं हो सकता, सब तो इंसान है जी। इसका असर तो अलग नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, अफ्रीका में बहुत देशों को ये हमारे कोवैक्स स्कीम में और बायलैटरली भी कुछ डोनेशन किए हैं और कुछ बिक्री भी की। 60 मिलियन डोजेस हमने कोविशील्ड दिया है। WHO ने इसकी इमरजेंसी यूज़ सर्टिफिकेशन दे दी है। ये सब कुछ होने पर इसका मतलब है बांग्लादेशी इंसान ब्रिटिश इंसान से अलग है, या अफ्रीकी इंसान, या शायद यूरोप की भी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने
20 से ज़्यादा देश शायद उन्होंने भी मान लिया है, जी, और इसको सर्टिफाई किया है। जितेंद्र नाथ जी, मुझे ये भी याद आता है, खुद ब्रिटेन ने भी भारत से कोविशील्ड वैक्सीन पिछले साल खरीदी थी। उस पहलू को भी मैं समझूंगा, लेकिन डॉक्टर सुमित, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोविशील्ड भारत में करोड़ों लोगों को लग चुकी है। दुनिया के तमाम देशों को भारत ने वैक्सीन दान में भी दी और तमाम देशों ने वैक्सीन भारत से खरीदी भी। लेकिन ब्रिटेन का ये रवैया, वैक्सीन को लेकर सवाल, कोविशील्ड को लेकर सवाल, फिर भारत के सर्टिफिकेट को लेकर सवाल, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, धन्यवाद इस सवाल के लिए। सबसे पहले मुद्दा समझने वाली बात यह है कि फिलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, वो वैक्सीन को लेकर नहीं है जी। फिलहाल जो समस्या आ रही है वो कोवैक्सीन, जो हमारा कोविन एप्लीकेशन के थ्रू सर्टिफिकेट आ रहा है, उसको मान्यता की चीज़ आ रही है। मगर इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा विस्तार में समझना होगा। पहले जो क्लासिफिकेशन था, जो देशों का, विभिन्न देशों का जो यात्रा करते हैं इंग्लैंड के देशों में, वो 3 तरह का क्लासिफिकेशन था, रेड, अंबर एंड ग्रीन। तो जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड था उसको रेड कैटेगरी में रखा था, जहाँ पे कम था वहाँ ग्रीन, जहाँ अंबर था एंड जो कम था वहाँ ग्रीन था। तो इंडिया पहले रेड कैटेगरी में था। जब इंडिया में सेकेंड वेव आके चला गया, उसके बाद में 8 अगस्त को इंडिया का जो कैटेगरी था वो रेड से अंबर कर दिया है। तो पहले जो पॉलिसीज निर्धारित थी वो इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से थी, बट जो आपने जैसा अभी कहा 18 सितंबर को एक डिसीजन लिया और उन्होंने अभी सिर्फ इन 3 कैटेगरीज को मर्ज करके सिर्फ 2 कैटेगरीज कर दी हैं। अब हो गई हैं सिर्फ 2 कैटेगरी, 1 इज रेड एंड 1 इज रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब कोई अंबर कैटेगरी नहीं है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है। इंडिया का स्टेटस क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये है, दूसरा एक तो वो सर्टिफिकेट नहीं मान रहे हैं हमारा, उन्होंने जैसा आपने बताया सर्टिफिकेट नहीं मान रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो इसमें है कि ये जो नियमावली है ये अगले महीने यानी 4 अक्टूबर को 4 AM सुबह 4 बजे से ये लागू होगी। तो अभी तक ये लागू हुई नहीं है। तो ये जो सारा डिस्कशन चल रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मगर जैसा कि आज हमारे जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने, और जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी कहा है कि इस बारे में चर्चा चल रही है और इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। अभी तक ये समस्या ऐसी, हम एनविसेज कर रहे हैं कि ऐसी फ्यूचर में होगा यदि ये सॉल्व नहीं हुआ तो। जी, मगर ऐसी उम्मीद है कि द्विपक्षीय वार्ता चल रही है और दोनों जगह से मुद्दा सुलझ जाएगा। सर, ये बात ठीक है कि भारत ने अपने पक्ष को ब्रिटेन के सामने रखा है, ब्रिटेन की सरकार के सामने रखा है, कड़ा ऐतराज भी जताया। वो इसलिए जताया है, और मेरा सवाल इसलिए है डॉक्टर श्री राम चौलिया जी, आपसे सवाल मेरा इसलिए है कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो इस बार का मुख्य एजेंडा है, उसके एजेंडे में इस बार कोविड महामारी जो है वैश्विक स्तर पर, उससे कैसे लड़ा जाए, दुनिया के देश मिलकर कैसे लड़ें, ये एक मुख्य चर्चा का विषय है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का जो रवैया है वो हैरानी में डालने वाला है। आखिर क्यों ब्रिटेन भारत की जो कोविशील्ड है उसका विरोध कर रहा है? क्यों उसके सर्टिफिकेट पर सवाल उठा रहा है? जी मनोज जी, दोहरे मापदंड तो ये हमेशा पश्चिमी देश विकासशील देशों की तरफ चलाते ही रहे हैं। और वो समझते हैं कि हमारे मानक पता नहीं उनके मानक के बराबर नहीं है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हालांकि आप देखें तो ब्रिटेन सबसे ज्यादा जो पीड़ित देशों में गिना जाता है कोरोना के, और जनसंख्या के अनुपातिक आप देखें तो सबसे ज्यादा मौतें ब्रिटेन में हुई हैं। हमारे से भी बहुत खराब हालत थी उनकी यहाँ। तो और उनकी जो पूरी व्यवस्था थी वो पूरी डगमगा गई थी जब कोरोना अपने चरम पर थी। और उसके बाद भी वैक्सीन जिस तेजी से, रफ्तार से और जिस गुणवत्ता से हमने करवाई है अपने यहाँ और दूसरे देशों को भी मुहैया की है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ब्रिटेन तो हमसे काफी पीछे है। लेकिन फिर भी इनके यहाँ एक तो देखिए अमेरिका से, कनाडा से और बाकी यूरोपीय देशों से इन्होंने इस तरह की कोई रोक टोक नहीं रखी है। वहां से जिन्होंने वैक्सीन ली है, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन या FDA, यूएस फेडरल ड्रग एजेंसी, इनके जो प्रमाणित वैक्सीन है वो उन्हें मान रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, उन पे कोई पाबंदियां नहीं है। तो हमारे ऊपर क्यों है? क्या हमारी जो व्यवस्थाएं वो उनको नीचा देखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि और आपने संयुक्त राष्ट्र की बात की मनोज जी, ये एक और विषय है कि वैक्सीन इनइक्विटी, जो हम कहते हैं कि असमानताएं टीकाकरण में, ये बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। ये जो विकसित देश हैं इनमें
न केवल दो दो इन्होंने टीके लगवाए हैं एक एक व्यक्ति के, बल्कि तीसरा बूस्टर डोज भी अभी लगवा रहे हैं। इन्होंने होड़ जमा कर रखी है इन सब की, और इन्होंने बाकी विश्व की कोई ज्यादा सहायता नहीं की है इन देशों ने। जी। तो इस अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटेन बहुत ही संकीर्ण और छोटी सोच से ये सब कार्य कर रहा है, और जब हमने प्रतिशोध की धमकी दी तब जाकर ये लोग सुधरे हैं, और ये समझ में आ रहा है। कुछ महीनों पहले यूरोप के देश भी इसी तरह हमारी कोविशील्ड को मान्यता नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपने टीका लगवाए भी हो तो वो अनवैक्सीनेटेड है, हम मानेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इनके यहाँ एक तरह के अपने आप को वो समझते हैं कि इस क्षेत्र में पूरे जो पब्लिक हेल्थ जो हम कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य में, वो उनकी बहुत ऊंची स्तर है और हम बहुत नीचे हैं और हम पिछड़े हुए हैं। और कोविन की जब बात करें मनोज जी, आप देखिए कोविन पे 142 देशों ने कोविन को ओपन सोर्स के तौर पर अपनाने की मांग की है। हमारी जो इन्वेंशन थी कोविन, जिसकी इतनी अच्छी मान्यता, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप कोविन पे कैसे संदेह कर सकते हैं? कहते हैं कि आपकी सर्टिफिकेट में शायद कोई धांधलियां हो। एक भी ऐसा केस नहीं है पूरे देश में। हम करोड़ों वैक्सीन दे रहे हैं रोजाना, जो किसी ने हेरफेर करके वैक्सीन की सर्टिफिकेट ले ली हो। हमने बहुत ही पुख्ता तरीके से ये पूरा हमने टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स दिया, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे विश्व के लिए, कल्याण के लिए हमने कोविन डेवलप किया, सिर्फ अपने लिए नहीं। और कई देशों में ऑलरेडी ये लागू भी होने वाली है कोविन, हमारी जो टेक्नोलॉजी। तो सर्टिफिकेट हो या वैक्सीन हो, दोनों के मामले में साफ बात है कि भारत विश्व में पूरा अग्रणी देश है। तो इसके लिए हमें आदर करना चाहिए, बल्कि बजाय निरादर के। तो मेरे ख्याल से जो हमने प्रेशर अभी डाला है, जयशंकर जी ने डायरेक्टली उनके जो विदेश सचिव उनसे बात की है, और प्रधानमंत्री जी अगर चाहें तो वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अड़चन निकलेगी, लेकिन इससे बड़ी समस्या जो वैक्सीन इनिक्विटी और जो दोहरे मापदंड का है वो समाप्त नहीं होता। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा कि हम भी उनसे कम नहीं। बिल्कुल। ब्रिटेन का जो दोहरा मापदंड है और जिस तरह की भेदभावपूर्ण नीति ब्रिटेन ने अपनाई है वैक्सीन के मामले में, एक तरफ पूरी दुनिया मिलकर लड़ने की बात कर रही है कोरोना से, दूसरी तरफ ब्रिटेन का ये रवैया अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्यों ब्रिटेन ऐसा कर रहा है? डॉक्टर राजीव मिश्रा जी हमारे साथ यूके से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये स्थिति जो पैदा की है ब्रिटेन ने, क्यों भारत की कोविड शील्ड को लेकर सवाल ब्रिटेन ने पहले उठाया? क्यों भारत के जो लोग ब्रिटेन जाने वाले थे उनको लेकर उसने तमाम तरह की शर्तें रखी? क्यों भारत का जो सर्टिफिकेट है उस पर लेकर सवाल ब्रिटेन द्वारा उठाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आप कैसे देखते हैं इसको? जी नमस्कार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। मुझे पहली बात तो यह कहनी है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोगों को इन बातों पर आश्चर्य हो क्यों रहा है। जी, दुनिया ऐसे ही बिहेव करती है। दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है, और यह कहने को अच्छी अच्छी बातें इसलिए कही जाती हैं कि आपका दुनिया में क्लाउड बना रहे। आप दुनिया को दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन आप दुनिया का ख्याल बाद में रखते हैं, पहले आप अपना ख्याल रखते हैं। अभी मैंने देखा कि एक प्रश्न उठ रहा था कि इंग्लैंड अपने यहाँ तीसरी डोज की तैयारी कर रहा है, दूसरे देशों को क्यों नहीं दे रहा है? हम उम्मीद ही क्यों करते हैं? जी। हर देश अपने इंटरेस्ट पहले देखता है, यह ग्राउंड रूल है। इस पर आश्चर्य होना ही आश्चर्य की बात है। जी, तो भारत को भी इस स्थिति में सबसे पहले अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। और हमने बहुत अच्छी तरह से अपने इंटरेस्ट देखे हैं। जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी है हमने अपनी डिप्लोमेटिक ताकत का भी प्रदर्शन किया है, और हमने अपनी बात को मजबूती से रखा है, जो जैसा कि आज से कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले भारत ऐसा करने में सक्षम नहीं था, अब है। तो हमें शक्ति की भाषा, ताकत की भाषा समझनी होगी, और ताकत की भाषा बोलनी होगी, और ताकतवर बनना होगा। मैं तो कहता हूं कि भारतीयों को एक बात समझनी चाहिए कि जो शिफ्ट हो चुका है, हम दुनिया को विकसित और विकासशील देशों की बाइनरी में देख रहे हैं, एक बहुत पुराना माइंडसेट है। जी, अपने आप को अविकसित देखने का जो माइंडसेट है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। दुनिया हमें अप्रूव करे ना करे, दुनिया हमें पहचाने ना पहचाने, दुनिया हमारी तारीफ करे ना करे, उससे आगे बढ़ के हमें अपने आप को जज करना चाहिए। राजीव जी, कि हाँ, राजीव जी, दुनिया से आगे बढ़ के वैक्सीन बना ली,
जी राजीव जी, आप जो बात कह रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि भारत केवल अपने हित ही नहीं देख रहा है, वो दुनिया को देख रहा है। मानवता की बात भारत ने हमेशा की है। अगर हमने वैक्सीन बनाई, उसका उपयोग अपने देश के नागरिकों के लिए किया, लेकिन हमने दूसरे देश के नागरिकों की भी चिंता की। हमने ब्रिटेन को भी, जब ब्रिटेन ने मांगी तो उसको हमने वैक्सीन दी, ब्रिटेन ने हमसे वैक्सीन खरीदी। लेकिन अब यह सवाल, अगर दुनिया का हर देश अपने अपने इस तरह से हितों को देखेगा, तब फिर मानवता की बात वैश्विक स्तर पर कैसे होगी? दुनिया का हर देश अपने अपने हित देखेगा ही देखेगा। हमें भी अपने हित देखने ही चाहिए जी। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। यह बातें डिप्लोमेटिक स्तर पर जो कही जाती हैं, वह आप उसे अलग करके प्रैक्टिकल बात देखें। दुनिया ऐसे ही सोचती है, हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हमें इस स्थिति में शिकायत करने की बजाय यह समझना चाहिए कि अभी और क्या कसर रह गई है कि दुनिया हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाए। जी, हमें इसका हिसाब लगाना चाहिए। और दुनिया ने हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाया है। या पहली बार ऐसा है कि हमने दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाया है, दुनिया ने हमारे आगे हाथ फैलाया है। ऐसा पहली बार हुआ है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अगर पश्चिमी देश हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, और सच भी है, सच्चाई भी है, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें इसके लिए उद्वेलित होने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें गर्व करना चाहिए कि वे हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, वे हमसे जल रहे हैं, और वे हमारी ताकत और हमारी प्रगति से परेशान है। क्योंकि अंत में भारत भी जो दुनिया के दूसरे देशों की मदद कर रहा है, इसका भारत को क्लियर कट फायदा है जी। हमारा सॉफ्ट पावर मजबूत हो रहा है जी। हम दुनिया के पावर्स में गिने जा रहे हैं। हमारी अपनी स्टैंडिंग वर्ल्ड में इंप्रूव हो रही है, जिसका हमें फायदा होना चाहिए और होगा। जी राजीव, तो यह जो विश्व कल्याण की बातें हैं, यह पूरी दुनिया में लोग करते हैं, पर सच बात यह है कि इसे कोई सीरियसली लेता नहीं है। जी जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, संसद टीवी से बात करने के लिए। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा जितेंद्र जी पूरे मामले को, क्योंकि जिस तरह का सवाल राजीव जी ने उठाया कि कूटनीतिक स्तर पे इन तरह की बातों का कोई शायद ज्यादा मान्य नहीं होता है, हमको व्यवहारिकता में सोचना चाहिए। लेकिन भारत ने समय समय पर दुनिया को शांति का, मानवता का जो संदेश दिया है, और कोविड के इस दौर में भारत ने ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी चिंता की है, वो अपने में एक मिसाल है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। जिस तरह से ब्रिटेन ने एक विवाद खड़ा किया है वैक्सीन को लेकर, सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जी जी, जिस तरह से ब्रिटेन ने सवाल उठाया है, उसने कई तरह के सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिए हैं। क्या कोई देश ऐसे कर सकता है बिहेव जिस तरह ब्रिटेन ने किया? सवाल हैरानी का नहीं है। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ में कोविड से लड़ने की बात की जा रही है, एकजुटता की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ब्रिटेन जैसा देश भारत की कोविड शील्ड को लेकर सवाल उठाता है, अपने यहां यात्रा के नए नियम बना देता है, तमाम तरह की शर्तें लगा देता है। ये ऐसे सवाल हैं जो ब्रिटेन की विदेश नीति है, जो ब्रिटेन की कूटनीति है, ब्रिटेन का जो आर्थिक पक्ष है, जो वाणिज्य पक्ष है, उस पर भी सवाल तमाम तरह के खड़े कर देता है। ये वो सवाल हैं। इसलिए ये बार बार सवाल उठ रहा है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसके पीछे क्या नस्लीय भेदभाव हम देखें? क्या इसके पीछे आर्थिक पहलू कोई है? क्या इसके पीछे कोई कूटनीतिक पहलू है? क्या इसके पीछे कोई विदेश नीति ऐसी ब्रिटेन की है जो हमें ये सवाल खड़े करने पे मजबूर कर रही है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर ब्रिटेन ने ऐसा किया तो क्यों किया? अगर हम ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचें, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं अवश्य है। ब्रिटेन का स्वार्थ इसमें है कि देखिए, भारत दुनिया का 60% वैक्सीन दुनिया का प्रोडक्शन भारत में है, अगर सारे वैक्सीन को ले लें। और हमारी सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि अक्टूबर से हम एक्सपोर्ट शुरू करेंगे दोबारा वैक्सीन मैत्री के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट शेयर, तो भारत की वैक्सीन को अगर हम दबा दें, चाहे वो कोविशील्ड ना हो, तो भारत के एक्सपोर्ट में कुछ कमी हो सकती है, और ये मार्केट शेयर, दुनिया के मार्केट शेयर के लिए इसमें जूझ रहे हैं। तो ये ब्रिटेन का इसका मकसद ये है, नंबर 1। नंबर 2, भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है। भारत दुनिया का
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है 2030 में। आप 5 नंबर में पहुंच चुके थे कोविड से पहले, ब्रिटेन के आगे चले गए थे। दलबीर भंडारी जी का इलेक्शन हुआ जब यूएन में, ब्रिटिश कैंडिडेट को हमने हराया था। तो पहली बार एक परमानेंट 5 मेंबर के कैंडिडेट को हराया। तो भारत शक्तिशाली हो रहा है। तो भारत को जितना आप दबा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कर ले। और ये देश करते हैं। जैसे कि मिश्रा जी ने कहा, ये तो जाहिर है दुनिया में ऐसे होता है। ये शक्तियों का खेल है, पावर का खेल है। और दूसरा, लेकिन मैं ये भी मानूंगा कि शायद ये एक्सक्यूज़ हो सकता है, ये सच्चाई हो सकती है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो वैक्सीन फ्रॉड की बात हो रही है, अब ब्रिटेन कह रहा है कि वैक्सीन को तो हम मान गए लेकिन सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे, इसलिए हम क्वारंटीन 10 दिन का रखेंगे, है ना, अभी कह रहे हैं जी। इसका मतलब ये है, WHO ने भी कहा है कि कुछ नकली कोविशील्ड डोजेज इंडिया में पाए गए, कुछ और देशों में भी, एस्ट्राजेनेका और इंडिया में भी, जुलाई और अगस्त में। तो इस बात पर भी हमें गौर करना है, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। हम में भी कुछ कमियां हो सकती है। और दूसरी बात है हमारी सर्टिफिकेशन की। एक मैं देखूंगा, एक चेक पॉइंट है यूएस साइबर सिक्योरिटी कंपनी, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ब्लैक मार्केट में वैक्सीन सर्टिफिकेट बिक रहे हैं बहुत देशों में, और भारत में बिक रहा है $75 के लिए। मैंने रिपोर्ट देखा है आज। तो अगर, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सच है, ये सच नहीं है, लेकिन अगर हम में थोड़ी सी भी कमजोरी होगी तो ब्रिटेन हम पे कूद जाएगा और हमें गिराने की कोशिश करेगा जी। यही कूटनीति के दृष्टिकोण से मैं यही कहना चाहता हूँ। और फॉरेन सेक्रेटरी और विदेश मंत्री ने जो कल बात कही, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। डिस्क्रिमिनेशन है और हम रेसिप्रोकल स्टेप्स लेंगे अगर इसमें कुछ सुधार नहीं होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉरेन सेक्रेटरी। उसकी वजह से वो मान गए कि कोविशील्ड को मानते हैं जी। प्रेशर, और हमें प्रेशर करना पड़ेगा। ये तो कूटनीति में होता है सर, इसमें कोई नई बात नहीं है। देशों के बीच में ये हमेशा होता है। हाँ, हम एक विश्वगुरु बनना चाहते हैं, दुनिया की मदद करना चाहते हैं, सबको वैक्सीन देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। और मैं गर्व के साथ कहूँगा कि भारत वो देश है, जब भारत में कमी थी हमने 65 मिलियन डोजेज सेकेंड जो कोविड सेकेंड वेव से पहले 65 मिलियन डोजेज दुनिया को हमने गिफ्ट में दी या कुछ बेची जी। तो हम दोबारा भी करने वाले हैं, लेकिन अब अगर बेचेंगे तो उनके मार्केट शेयर में कम हो जाए। जाहिर सी बात है जितेंद्र जी कि एक तरफ कूटनीति के मामले होते हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक स्थितियां हैं वो भी मायने रखती हैं। इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं, जो भेदभावपूर्ण नीति रही ब्रिटेन की इस पूरे मामले में, सवाल उठेंगे जो ब्रिटेन ने किया है। कोवैक्सीन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे। भारत ने 2 वैक्सीन दुनिया को दी। जो वैक्सीन में भारत की ताकत है, जो शक्ति है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है, मानवता के लिए, स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग होता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप आईसीएमआर के वैज्ञानिक हैं, कोवैक्सीन की बात हो या कोविशील्ड की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम देशों ने इसका उपयोग किया। अगर मैं छोटे देशों की बात करूं, बड़े देशों की बात करूं, ताकतवर देशों की बात करूं, सबने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। जी बिल्कुल सही बात है। ये आपको समझना होगा वो मुद्दा जहाँ पे जब कोरोना शुरू हुआ था, और कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर भारत एक शक्ति की तरह उभरा है। ये स्टार्टिंग जब हुआ था, जब कोविड के वायरस को अलग कर लिया गया था कुछ देशों से, और इंडिया ने मांगने की कोशिश की थी, और इंडिया को वो वायरस मिला नहीं था। उसके बाद में इंडिया ने अपना वायरस खुद ने सेपरेट किया, और किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है। और उसके बाद जब बाकी कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे थे, और इंडिया ने अपना वैक्सीन डेवलप करके दुनिया को दिखा दिया कि अब ये भारत वो वाला भारत नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब ये एक पावर बन चुका है, और जहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा 60 to 70% जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड के अंदर, वो इंडिया ही करता है। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है, मैक्सिमम डिजीजेस का होता है, ये इंडिया से होता है। तो इंडिया ने ये 70% कैप्चर मार्केट कर लिया है, और इस मार्केट को कैप्चर करने से कहीं ना कहीं वो लोग हीन जो भावना है उससे त्रस्त हैं। तो ये जो दोगली नीति अपनाई गई है, तो जायज़ है उनका, उनके कूटनीतिक तौर पे, उनके आर्थिक चीज़ों को ध्यान रखने के लिए वो अपने टाइप से, अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं। मगर इंडिया ने जहाँ दो मुद्दों पे, जहाँ डायग्नोस्टिक टेक्निक थी वहाँ पे डेवलप किया अपने आप को, जहाँ वैक्सीन नहीं था वहाँ वैक्सीन को डेवलप किया, और डेवलप किया ही नहीं, दूसरे लोगों को बांटा भी। तो हर पक्ष के ऊपर भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहाँ अभी विश्व में आप एक दिन में वैक्सीन देने की बात करो, तो अभी आपको रिसेंटली पता होगा 2.5 करोड़ के लगभग एक दिन के अंदर वैक्सीन लगाए गए हैं, जो कि
विश्व में एक कीर्तिमान है। तो कहीं ना कहीं लोग जो पश्चिमी देश हैं वो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त होने लगे हैं चिकित्सा क्षेत्र में। अब मेडिकल टूरिज्म जो एक कंसेप्ट होता है वो उसके लिए इंडिया बहुत ही फेवरेट प्लेस बन गया है, जहाँ पे कि वेस्टर्न कंट्रीज हो, अरबियन कंट्रीज हो, वहाँ पे इंडिया आता है। तो ये कूटनीतिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा है, और ये बहुत अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी जितेंद्र जी, अगर हम बात इसकी करें कूटनीति की, वो अपनी जगह एक विषय है। इमोशनल बात बार बार आई कि हमें इमोशनल या भावनात्मक रूप से इस विषय को नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका एक आर्थिक पक्ष है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, बार बार इशारा किया जा रहा है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? क्या इसके पीछे वाणिज्य एक पक्ष है? क्या ब्रिटेन को क्या आर्थिक कोई चिंता सता रही है? बिल्कुल सर, मैंने ये बात कह भी दी थी कि मार्केट शेयर की बात जो हो रही है वैक्सीन्स की, इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है और ब्रिटेन का मार्केट शेयर कम होता जाएगा, और इंडियन इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमी का शेयर अगर इंडिया का बढ़ेगा तो किसका, किसी और देश का तो कम होगा ना जी। हाँ, एक का बढ़ेगा दूसरे का कम होगा, बैलेंस तो वही रहेगा, टोटल तो वही रहेगा। तो यही मामला है और ये जाहिर है। और हमारे बीच में सर एक कुछ और बातें भी हैं, कुछ और मतभेद भी हैं भारत और ब्रिटेन के बारे में। स्ट्रक्चरल लेवल पे रिलेशंस में कुछ कमियां हैं, वो एक दूसरा विषय है। बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर हम उस विषय पर जाएंगे, क्योंकि कूटनीति में तमाम देशों के अपने रिश्ते अलग अलग होते हैं, संबंध होते हैं, और समय के साथ वैश्विक स्तर पे जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वो रिश्ते, उसमें उतार चढ़ाव आता भी रहता है। लेकिन इस समय बात वैश्विक स्तर पर कोरोना से लड़ने की है, वैक्सीन पे सवाल उठाने की नहीं है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीराम चोलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। देश के गौरवशाली